आज हम एक ऐसे इंसान के सफर को समझने जा रहे हैं जिन्होंने अपमान को आत्मसम्मान में बदलने के लिए सिर्फ भावना का नहीं बल्कि कानून और अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसने मैं की लड़ाई को हम के आंदोलन में बदल दिया। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन और विचारों पर आधारित कई स्रोत हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि उन वैचारिक मोड़ों, उन मुश्किल फैसलों और उन राजनीतिक टकरावों को समझना है जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। हाँ, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जब हम उनकी कहानी को देखते हैं तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये सब 1891 में शुरू हुआ। उस दौर में मध्य प्रदेश के महू जैसे छोटे से कस्बे में एक बच्चे के लिए उन परिस्थितियों से निकलना मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, और स्कूल के दिनों की तस्वीरें तो हम सबने सुनी है। हाँ, क्लास के बाहर बैठना, अपनी टाटपट्टी खुद लेकर जाना और प्यास लगने पर किसी चपरासी का इंतजार करना कि वो ऊपर से पानी डालेगा तो पी लेंगे। लेकिन इन घटनाओं से परे सोचने वाली बात है कि उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा जब उसके मन में बस एक सवाल घूमता था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? हाँ। और ये सवाल बहुत अहम है। ये सिर्फ एक बच्चे की मासूमियत से निकला सवाल नहीं था, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। उनके हर लेख, हर भाषण और हर आंदोलन की बुनियाद यही सवाल था। वो सिर्फ छुआछूत खत्म नहीं करना चाहते थे, वो उस मानसिकता को जड़ से उखाड़ना चाहते थे जो किसी को ये सवाल पूछने पर मजबूर करे। सही बात है। ये सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं बल्कि मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना की लड़ाई थी। और इस लड़ाई के लिए हथियार चुनने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनके पिता ने तो कह दिया था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन आम्बेडकर ने सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि एक खास तरह की शिक्षा को अपना हथियार बनाया। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र को चुना। वो जानते थे कि सामाजिक लड़ाई सिर्फ नैतिक अपीलों से नहीं जीती जा सकती। इसे जीतने के लिए आपको व्यवस्था की भाषा में ही बात करनी होगी। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब वो ये लिख रहे थे तो वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि एक गंभीर अर्थशास्त्री के तौर पर ब्रिटिश सरकार की मौद्रिक नीतियों को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ अधिकार मांग नहीं रहे, बल्कि व्यवस्था को चलाने और सुधारने की बौद्धिक क्षमता भी रखते हैं। ये तो उनके काम की बात हुई, लेकिन स्रोतों में उनकी एक निजी आदत का भी जिक्र मिलता है। उन्हें किताबों से इतना प्यार था कि वो अपने खाने के पैसे बचाकर भी किताबें खरीदते थे। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने लगभग 2000 पुरानी किताबें खरीदी। और बाद में उनकी निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से ज्यादा किताबें थीं। ये जुनून ही उनके विचारों की असली ताकत थी। और यही जुनून उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गया। और वहां पहली बार उन्होंने उस समानता का अनुभव किया जिसके बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। कोई उनकी जाति नहीं पूछ रहा था। हाँ, ये अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत सुकून देने वाला नहीं था, इसने उन्हें एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया दिया। उन्होंने भारतीय समाज को दूर से देखा और समझा कि ये जाति व्यवस्था कोई दैवीय विधान नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई एक व्यवस्था है जिसे तोड़ा जा सकता है। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, इतनी डिग्रियां, लंदन से बैरिस्टर की उपाधि, कोलंबिया से डॉक्टरेट, ये सब लेकर जब वो भारत लौटे तो उन्हें लगा होगा कि अब समाज उन्हें उनकी योग्यता से पहचानेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ये उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। ये सिर्फ झटका नहीं था, ये कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ था। बड़ौदा में उन्हें महाराजा के सैन्य सचिव की नौकरी मिली, जो उस समय किसी अस्पृश्य के लिए अकल्पनीय थी। पर दफ्तर में चपरासी उन पर फाइलें फेंक कर देते थे। हाँ, और उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था और रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। अंत में उन्हें एक पारसी सराय से भी निकाल दिया गया। उस दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोए थे और वहीं उन्होंने तय किया कि ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी या व्यक्तिगत सम्मान की नहीं है, ये पूरे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। उन्होंने समझ लिया कि व्यक्तिगत योग्यता से सामाजिक पूर्वाग्रह को नहीं हराया जा सकता, लड़ाई व्यवस्था से करनी होगी। और उस व्यवस्था से लड़ाई की शुरुआत उन्होंने बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से की। हाँ, 1927 का महाड़ का चौदार तालाब सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी। नहीं, ये पानी से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। कानूनी तौर पर तालाब सार्वजनिक था, लेकिन सामाजिक तौर पर अस्पृश्यों के लिए वर्जित था। जब आम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ उस तालाब से पानी पिया, तो वो कह रहे थे कि जो अधिकार कानून की किताबों में है, हम उन्हें जमीन पर उतार कर रहेंगे।
ये नागरिक अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। हाँ, और उन्होंने कहा भी था, हम सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि पानी तो एक बहाना था, असल में ये समाज में टकराव पैदा करने की एक कोशिश थी। इस नजरिए में कितनी सच्चाई है? देखिए, जब एक समुदाय को हजारों साल तक बुनियादी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाए तो यथास्थिति को चुनौती देना टकराव तो पैदा करेगा ही। अंबेडकर शांतिपूर्ण तरीके से टकराव पैदा कर रहे थे ताकि सोए हुए समाज की चेतना को झकझोरा जा सके। और इसी कड़ी में अगला कदम था उसी साल मनुस्मृति का दहन। बिल्कुल, ये उस वैचारिक ग्रंथ पर सीधा हमला था जो इस पूरी असमानता को एक तरह से धार्मिक और सामाजिक मान्यता देता था। ये दोनों कदम बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। पहला, कानूनी अधिकारों पर दावा करना, चौदार तलाब। हाँ, और दूसरा, उस विचारधारा को खारिज करना जो उन अधिकारों को नकारती है। मनुस्मृति दहन। सही। तो एक तरफ तो वो ये सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि असली शक्ति राजनीतिक गलियारों में है। यहीं से उनके और कांग्रेस, खासकर गांधी जी के बीच उन मतभेदों की शुरुआत होती है जिनके बारे में आज भी बहुत बहस होती है। मैं पूना पैक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण अध्याय है। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों को 2 अधिकार दिए गए। पहला, अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, मतलब दलित अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और सिर्फ दलित ही उन्हें वोट देंगे। और दूसरा, सामान्य सीटों पर भी वोट देने का अधिकार। अंबेडकर का मानना था कि इससे दलित अपने असली प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज पाएंगे जो सिर्फ उनके हितों के लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका तर्क क्या था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा। उन्हें डर था कि इससे छुआछूत की समस्या कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक रूप से और मजबूत हो जाएगी। उनका कहना था कि ये समस्या हिंदुओं की आंतरिक समस्या है और इसे समाज सुधार से हल किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक विभाजन से। तो एक तरफ अंबेडकर थे जो राजनीतिक सशक्तिकरण को जरूरी मानते थे, और दूसरी तरफ गांधी जी थे जो सामाजिक एकता और सुधार पर जोर दे रहे थे। ये विचारों का एक बहुत बड़ा टकराव था। बहुत बड़ा। अंबेडकर पर भारी दबाव था। एक तरफ उनके समुदाय के राजनीतिक अधिकार थे और दूसरी तरफ गांधी जी की जान। अंत में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अच्छा। इसके तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई और उसकी जगह प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। लेकिन इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के जरिए होना था, यानी उम्मीदवार दलित होगा लेकिन वोट सब लोग देंगे। अंबेडकर ने इसे मन से कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बाद में लिखा कि उन्होंने अपने लोगों के हितों के खिलाफ एक फैसले पर मजबूरन हस्ताक्षर किए। इस एक घटना से पता चलता है कि आजादी की लड़ाई के भीतर भी कितनी अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत आजाद हुआ और अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। और फिर उन्हें वो जिम्मेदारी मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष को एक दस्तावेज में समेट दिया, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। जी, और जब हम संविधान की बात करते हैं तो सिर्फ समानता या आरक्षण का जिक्र करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में आर्टिकल 17 मतलब अस्पृश्यता का अंत जैसे प्रावधानों के पीछे उनकी कितनी तीखी बहसें और कानूनी ड्राफ्टिंग का कौशल था, ये जानना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया, एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार। वो जानते थे कि समाज को बदलने के लिए कानून की सख्ती जरूरी है। बिल्कुल। और वो कानून की सीमाओं को भी बखूबी समझते थे। संविधान सौंपते समय दिया गया उनका भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। उन्होंने एक चेतावनी दी थी जो आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए। उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। इससे पता चलता है कि वो वक्त से कितना आगे की सोच रहे थे।
वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक जिम्मेदारी सौंप रहे थे। और कानून मंत्री के तौर पर उनका एक और बड़ा काम था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हिंदू कोड बिल। हाँ, ये उनके एजेंडे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस बिल के जरिए वो हिंदू समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और बहुविवाह जैसी प्रथाओं से आजादी दिलाना चाहते थे। ये उनके लिए लैंगिक समानता की लड़ाई थी। बिल्कुल, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ संसद के अंदर भी और बाहर भी। जब उन्हें लगा कि सरकार इस बिल को पास करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि वो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए राजनीति में थे। और जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष का एक तरह से निचोड़ था। हिंदू धर्म में सुधार की तमाम कोशिशों के बाद जब उन्हें लगा कि जाति व्यवस्था से मुक्ति संभव नहीं है, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन का रास्ता चुना। इसे सिर्फ एक धर्म परिवर्तन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये उनकी दशकों की वैचारिक और आध्यात्मिक खोज का नतीजा था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1956 में नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना उनके लिए एक ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को चुनना था जो समानता, करुणा और तर्क पर आधारित थी। ये वो सिद्धांत थे जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। ये उनकी व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया, लेकिन उनका दिया नारा शिखा संगठित हुआ, संघर्ष करा, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी रास्ता दिखाता है। उन्होंने अपमान से आत्मसम्मान तक, अंधेरे से संविधान की रोशनी तक का एक लंबा सफर तय किया। और यहाँ एक सवाल सोचने जैसा है। अंबेडकर का संघर्ष अधिकारों के लिए था, ये तो साफ है, लेकिन उनका सपना सिर्फ अधिकारों से कहीं बड़ा था। वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहाँ किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही न पड़े। एक ऐसा समाज जहाँ समानता एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक जीवन शैली हो। आज हमें ये सोचना होगा कि हम उस सपने के कितने करीब पहुंचे हैं या शायद उससे कितने दूर जा रहे हैं।